हेलो एंड वेलकम टू द तेजू क्लासेस। आपका अपना यूट्यूब चैनल तेजू क्लासेस में स्वागत है। आज चेक के द्वारा क्लास 9 का पेपर 1 और पेपर 2 का एग्जाम लिया गया। पेपर 1 में आपका हिंदी और इंग्लिश का था और पेपर 2 में मैथ्स और साइंस का था। दोनों टर्म 1 का एग्जाम था, तो 40 मार्क्स का सारे क्वेश्चन पेपर थे और 1.5 घंटे का समय था और सारे जो क्वेश्चन थे वो ऑब्जेक्टिव थे। उनका आंसर की इस चैनल पे अपलोडेड है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से जा करके उसको देख सकते हैं अगर नहीं देखे होंगे तो। और साथ ही साथ आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे। और कल जो है आपका एग्ज़ाम है सोशल साइंस का, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि कुछ डिस्कशन हो जाए और कुछ क्वेश्चंस ऐसे तो आप लोगों ने तैयारी कर रखा है इसका। और आई होप कि आप लोग कल अच्छा करेंगे, लेकिन फिर भी उसके लिए उसको देखते हुए हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेते हैं ताकि वो फाइनल टच आपको मिल सके। क्लियर है? और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसी चैनल पे आपको क्लास 9th के बाद जब आप क्लास 10th में जाएंगे तो सारे सिलेबस कवर यही के वही इस चैनल पे किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है? ये केवल 9th के लिए ही चैनल नहीं है, 9th से लेकर के 12th के लिए ये प्रतिबद्ध है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए खास करके। वैसे सीबीएसई का भी इस पर किया जाएगा, लेकिन खास करके हिंदी मीडियम वाले बच्चों का अच्छा प्लेटफॉर्म कहीं पे नहीं मिल पा रहा है। तो जैसा इंग्लिश मीडियम सीबीएसई वाले बच्चों को जो प्लेटफॉर्म मिलता है इंग्लिश माध्यम से, वही हम आपको हिंदी के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे यहाँ से। ठीक है? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कि पहला क्वेश्चन है कि 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई? तो देखिए 1815 में फ्रांस की गद्दी पर कौन बैठा था? नेपोलियन। क्लियर है? अब नेपोलियन जब बैठा हुआ था तो नेपोलियन की हार हुई थी। ठीक है? और ये युद्ध कहाँ हुआ था? वाटरलू में। कहाँ पे? वाटरलू में। वाटरलू उस समय कहाँ था? नीदरलैंड में था, यूनाइटेड किंगडम का ही पार्ट था इंग्लैंड का, जहाँ के अंग्रेज थे। और अब वो बेल्जियम में स्थित है। तो उस समय 7 राज्य मिलकर के क्या कर दिए? फ्रांस से युद्ध छेड़ दिए, और जिसमें क्या हुआ? फ्रांस की हार हुई थी। फ्रांस का नेतृत्व कौन कर रहा था? नेपोलियन। और 7 राज्यों का नेतृत्व कौन कर रहा था? वेलिंगटन। यूनाइटेड किंगडम वही हेड था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था? देखो, फ्रांस की क्रांति स्टार्ट हुई 1789 में। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में। उस समय फ्रांस का राजा कौन था? लुई 16वां। कौन था? लुई 16वां। क्लियर है? ये निरंकुश शासन हो गया था, है ना? तो इसलिए जो 3 वर्ग थे, जैसे पादरी वर्ग, पहला पादरी वर्ग, दूसरा कुलीन वर्ग, है ना, सामंत वाले कुलीन वर्ग, और तीसरे जो थे जनसाधारण लोग थे। ये 3 वर्गों में जो विभक्त था। तो जो नीचे वाले यानी जनसाधारण वर्ग थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया 1789 में। और उसके बाद ही 1791 ईस्वी में इसका संविधान बना। ठीक है? क्लियर है? तो तानाशाही से हट करके संविधान की ओर अग्रसर हुआ। लेकिन होने के बाद भी देखो, जनसाधारण देखिए, जनसाधारण का जो नेतृत्व कर रहा था, जो विद्रोह का नेतृत्व कर रहा था, बाद में वो भी निरंकुश हो जाता है। और वो जब निरंकुश होता है तो उसको भी मार दिया जाता है। और उसके बाद फिर नेपोलियन आते हैं। फिर नेपोलियन भी देखिए, उनकी भी शासन कुछ निरंकुश शासन होने लगती है, मतलब हिटलर तानाशाही वाला शासन होने लगता है ना? तो ये है फ्रांस की क्रांति से, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेंगे। चर्च के विशेष कार्य करने वाले इस व्यक्ति के समूह को क्या कहा? चर्च यानी पादरी वर्ग। ठीक है? फ्रांस का संविधान किस वर्ष में? अभी हमने डिस्कस किया, तो कब हुआ था? 1791 में। क्लियर है? फ्रांस में 1793 से 94 के मध्य के काल को आतंक का राज क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो, जनसाधारण का जो नेतृत्व कर रहा था वही जाकर के क्या करने लगता है? आतंक करने लगता है। क्लियर है? 1917 से पूर्व रूस पर किसका शासन था? तो 1917 से पूर्व रूस पर जो शासन था वो किसका था? जार निकोलस द्वितीय का। किसका था? जार निकोलस द्वितीय का। क्लियर है? और इसी के शासन काल में यानी 1905 में, 22 जनवरी 1905 को ब्लडी संडे के नाम से जाना जाता है, खूनी इतवार, खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? क्यों? क्योंकि उस दिन, है ना, संत पीटर्सबर्ग में फादर जॉर्ज गैपन नाम करके, कौन थे? फादर जॉर्ज गैपन नाम करके पादरी थे, है ना? उनके नेतृत्व में ज्ञापन सौंपने जा रहे थे सब जनता। किनके पास जा रहे थे? जार निकोलस द्वितीय के पास, है ना? तब तक इनकी आर्मी जो थी, इंपीरियल आर्मी जिसको कहा जाता था, उन्होंने उन पर फायरिंग कर दी। जिस तरह से जालियांवाला बाग में क्या था? घेर करके मारा गया था, वहाँ पे ओपन फायरिंग कर दी, जिसमें बहुत सारे लोग,
है ना, हजारों हजार की संख्या में लोग मारे गए। इसलिए इस दिन को यानी 22 जनवरी 1905 को क्या कहा गया, खूनी रविवार कहा गया। ठीक है, तो किसकी शासन थी 1917 से पूर्व, जार निकोलस द्वितीय की, है ना। रूसी सांसद का क्या नाम है, देखिए सांसद का नाम, हमारे यहाँ भारत में सांसद का नाम क्या है, संसद भवन। ठीक है, देखिए ये कांग्रेस कहाँ क्या है संसद, जिस तरह से हमारा संसद है ना, उसी तरह से कांग्रेस भी सांसद है, वो कहलाती है यूएसए की। और फिलीपींस में और यूएसए में संसद को क्या बोलते हैं, कांग्रेस बोला जाता है। पार्लियामेंट किसको बोला जाता है भाई, तक पार्लियामेंट देखो, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में भी पार्लियामेंट बोला जाता है ना, कनाडा में भी पार्लियामेंट बोला जाता है। तो ड्यूमा किस कहाँ बोला जाता है, रूस में। कहाँ पे, रूस में। तो रूसी संसद को क्या कहा जाता है, ड्यूमा। कांग्रेस कहाँ, अमेरिका, याद रखिएगा, अमेरिका, फिलीपींस। पार्लियामेंट कहाँ बोला जाता है, कनाडा और साउथ अफ्रीका। क्लियर है। देखिए फिर क्या है क्वेश्चन, बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था, बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था, लेनिन। कौन था, लेनिन। क्लियर है। रूसी क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था, देख लीजिए, रूसी क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था, प्रथम विश्व युद्ध से रूस को हटाना। ठीक है, बिल्कुल सही है। जमीन किसानों को देना, बिल्कुल सही है। देखिए कहीं भी क्रांति हो रही है तो ये आएगा ही मुद्दा। कारखानों पर मजदूरी का नियंत्रण, ये भी है। गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना, ये भी सही है। हर जगह क्रांति, जैसे मान लीजिए दक्षिण अफ्रीका में क्रांति तो अश्वेत श्वेत के बीच में, यानी दर्जा, समान दर्जा, समानता के लिए युद्ध होता ही है। और ये फ्रांस क्रांति से ही लिया गया था ना, फ्रांसीसी क्रांति से ही ना समानता बंधुता लिया गया है हमारे संविधान में, है ना। तो रूसी क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था, सारा उपयुक्त सभी ना। नेक्स्ट क्या है, खूनी रविवार। देखिए आ गया खूनी रविवार। खूनी रविवार कब हुआ था, 22 जनवरी 1905। तो कहीं ऑप्शन नहीं, 1 जनवरी नहीं है, 9 जनवरी भी नहीं है, 15 जनवरी भी नहीं है, 20 जनवरी भी नहीं है। कब है, 22 जनवरी। देख लीजिएगा, है ना। देखिए रविवार है तो संडे का दिन होगा ना, तो 9 जनवरी को भी संडे नहीं है, 20 जनवरी को भी संडे नहीं है। क्लियर है, देख लीजिएगा। कब है, 22 जनवरी 1905, ये याद रखिएगा। क्लियर है। अब देखिए भूगोल से एक प्रश्न है। तो भूगोल से क्या प्रश्न है कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.4%। कितना है, 2.4%। क्लियर है। और जनसंख्या की दृष्टि में विश्व का स्थान कितना है, विश्व में कितना स्थान है भारत का, तो दूसरा स्थान है। क्लियर है ना। और क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व में कितना, कौन सा स्थान है, 7वां स्थान। कौन सा, 7वां स्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि में विश्व में कितना स्थान है भारत का, 7वां। और जनसंख्या की दृष्टि में दूसरा। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, भारत की मानक या मयोत्तर रेखा कौन सी रेखा है, तो मानक कौन है, 82 डिग्री 30 मिनट अंश पूर्वी देशांतर। पूर्वी तो होगा ही क्योंकि हम पूर्वी देशांतर में ही भारत, हमारा प्यार भारत सिचुएटेड है ना। तो ये आप ध्यान में रखोगे कि 82 डिग्री 30 मिनट अंश पूर्वी देशांतर में। अच्छा अगर क्वेश्चन पूछेगा कौन कौन सा राज्य है, तो इसमें भारत के 5 राज्य है। कौन कौन से हैं, उत्तर प्रदेश। कौन है, उत्तर प्रदेश है। फिर क्या है, मध्य प्रदेश है ना। फिर क्या है, छत्तीसगढ़ है। फिर क्या है, उड़ीसा है। फिर क्या है, आंध्र प्रदेश है। क्लियर है। तो ये 5 राज्य जो हैं जिन पे 82 डिग्री 30 मिनट इस जो रेखा है, मानक या मयोत्तर रेखा है, जो कि गुजरी हुई है। क्लियर है। कर्क रेखा राज्य से गुजरती है। कर्क रेखा जो है वो कितने राज्यों से गुजरती है, तो ये ध्यान में रखिए आप। क्या ध्यान में रखेंगे कि कर्क रेखा जो है ना, कर्क रेखा 8 राज्यों से, कितने राज्यों से, 8 राज्यों से। क्या है ट्रिक, देखो, गमछा, गमछा, झारब, मित्र। गमछा, झारब, मित्र। गमछा से, ग से गुजरात, है ना। म से क्या हो गया आपका, मध्य प्रदेश। छ से छत्तीसगढ़। झ से झारखंड। आर से राजस्थान। ब से बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। मी से मिजोरम। त्र से त्रिपुरा। तो ये 3 3 6 2 8 राज्य है जिससे कौन सी रेखा गुजरी हुई है, कर्क रेखा गुजरी हुई है। एक आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दें कि देखो जो माही नदी है, कौन सी नदी है, माही नदी, याद रखिएगा। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्लियर है। माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ये याद रखेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, तो नेपाल में, है ना। चाइना भी अब यहाँ पे दावा करने लग रहा है। क्लियर है ना। 8848 मीटर इसकी ऊंचाई है। भारत वाला 50 बोला तो वो अपना 0.8 बढ़ा दिया उसमें चाइना, और बोलता है कि ये मेरे द्वारा दिया गया है। ठीक है। और ये ऊंचाई भारत के ही द्वारा दिया गया था शुरू में।
अब चूंकि ये बढ़ता रहता है, हाइट बढ़ते रहती है, वो हम लोग कभी देखेंगे जब पढ़ाएंगे तो उस समय समझेंगे उसके बारे में। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा हो उसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। और चारों तरफ समुद्र से घिरा है तो द्वीप। क्लियर है? और तट क्या है? यानी एक तरफ समुद्र और एक तरफ जो स्थल है तो उसको क्या बोलेंगे? तट बोलेंगे। प्रायद्वीप यानी 3 तरफ से समुद्र, एक तरफ से तट। क्लियर है? ये जो है बाढ़ वाले ये प्रायद्वीप हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बाढ़ वाले मैदान में नए तथा युवा निक्षेपों किस नाम से जाना था? खदर। किस नाम से? खदर। और जो पुराने हैं उसको भाबर। भाबर नहीं, भांगर। भाबर। ठीक है? खादर और भांगड़ है ना। खादर और भांगर जो है उसको भाबर नहीं, भांगर जो है वो भांगर जो है वो पुराना हो गया और खादर जो है नया निक्षेप हो गया। क्लियर है? गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? याद रखिए, देखिए भारत का ये है इस तरह से, हमारा प्यारा भारत का नीचे वाला दक्षिण भाग है। तो यहाँ मान लो क्या है? गुजरात। तो गुजरात से लेकर के गोवा तक, याद रखिएगा, गुजरात से गोवा तक इसको बोला जाता है कोंकण तट। क्या बोलते हैं? कोंकण तट। तो यानी क्या हुआ? गोवा से ऊपर यानी उत्तर में कोंकण तट। गोवा से मैंगलोर, गोवा से मंगलोर जो है, तो मंगलोर तक का जो तट है ना, उसको बोलते हैं कन्नड़ तट। क्या बोलते हैं? कन्नड़ तट। और उसके नीचे जो वाला जो तट है उसको बोलते हैं मालाबार तट। क्या बोलते हैं? मालाबार। ठीक है? कोंकण, कन्नड़, मालाबार। और इधर क्या है? जो पूर्वी घाट है, पूर्वी तरफ, इधर हो गया आपका कृष्णा नदी तक। कहाँ तक? कृष्णा नदी ऊपर, उड़ीसा से नीचे गोदावरी से लेकर कृष्णा नदी तक उत्तरी सरकार तट। क्या बोलते हैं? उत्तरी सरकार तट। यही से प्रश्न रहेगा, देखिएगा इसके नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? कोरोमंडल। क्या बोलते हैं? कोरोमंडल। बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, ये हमेशा काम आएगा, कोई भी कंपटीशन में जाइए ये काम आएगा ही आएगा। तो ये जो पूरब वाला भाग है नीचे में, कृष्णा नदी से नीचे, वो क्या है? कोरोमंडल। और कृष्णा नदी से ऊपर उत्तरी सरकार। इधर क्या है? गोवा से ऊपर गुजरात तरफ वो कोंकण, गोवा से मैंगलोर के बीच में कन्नड़, और सबसे नीचे मालाबार। ठीक है? अब आई होप कि आप ये क्वेश्चन बना लेंगे कि गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टों को किस नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अगर इसमें मालाबार रहता तब क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाता, क्योंकि दक्षिण में ही मालाबार भी है और कन्नड़ भी है, तो कौन सा आप पा रहेंगे? कन्नड़। क्लियर है ना? बाकी कोरोमंडल हो गया और उत्तरी सरकार, ये तो हो गया पूरब साइड में, और कोंकण जो है वो उत्तर में है, गोवा के उत्तर में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ? प्रवाल भित्ति से लक्षद्वीप। एकदम याद रखिए, प्रवाल भित्ति से लक्षद्वीप। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी, अपवाह द्रोणी मतलब क्षेत्र किसका फैला हुआ है? तो किसका है? अमेजन का। किसका है? अमेजन का। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर, देखिए भारत है ना हमारा, इस तरह से भारत, तो इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी, और इधर है अरब सागर। तो जो नदी इधर तरफ जाती है यानी पूरब से पश्चिम की तरफ जाती है, वो कहाँ जाती है? अरब सागर में। और जो पश्चिम से पूरब की तरफ जाती है वो कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में। तो जो जो पश्चिम की तरफ जाएगी, है ना, पूरब से पश्चिम की तरफ जाएगी, जैसे नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, लूनी हो गई, ये सब लूनी तो मान लो बीच में ही गायब हो जाती है, तो नर्मदा हो गई, ताप्ती हो गई, तो ये जो नदी हैं ये कहाँ जाएंगी? अरब सागर में, है ना। और बाकी गंगा नदी हो गई, गोदावरी नदी हो गई, वो सब कहाँ जाएंगी? कहाँ पे बताइए जल्दी, ये बता दीजिए कहाँ जाएगी, है ना। आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये तो बता दिए होंगे कौन सा नदी अरब सागर में गिरती है, तो नर्मदा। ताप्ती रहता तो वो भी हो जाता है ना। देखिए डेल्टा का निर्माण, ये भी प्रश्न आता है कि इसमें से कौन है जो कि डेल्टा का निर्माण नहीं करता है ना, तो ये कौन होता है? नर्मदा। डेल्टा का निर्माण कौन नहीं करता है? नर्मदा। क्लियर है? और तापी दोनों। अच्छा, पालमपुर, ये लमपुर है, पालमपुर गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है? तो 75%। पालमपुर है ना चैप्टर, तो पालमपुर के कितनी प्रतिशत गांव जनसंख्या है अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है? 75%। अच्छा, खरीफ फसल की अवधि क्या है? देखिए पालमपुर से क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, देख लीजिए। खरीफ फसल की अवधि क्या है? तो खरीफ जून से अक्टूबर, है ना। और उसके बाद वाला जो सीजन है वो क्या है? रबी। क्लियर है? हरित क्रांति का संबंध है, हरित क्रांति का संबंध हरा चीज यानी खाद्यान्न से। किससे? खाद्यान्न से। नीली क्रांति है ना मत्स्य से। दूध क्रांति का क्या है? सफेद, है ना, व्हाइट रिवॉल्यूशन, सफेद क्रांति दूध से। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? कार्यशील पूंजी का उदाहरण क्या है भाई?
कार्यशील मतलब का नगद पैसा और कच्चा माल, है ना, कार्यशील पूंजी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर कृषि कार्य है? गैर कृषि कार्य मतलब कृषि का कार्य ना, खेतों की जुताई करना तो कृषि कार्य है, सिंचाई करना भी कृषि कृषि कार्य है, फसल का देखभाल कृषि कार्य है, तो बिक्री करना ये क्या है, गैर कृषि कार्य है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 कि जब मानव संसाधन को शिक्षा तथा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। बिल्कुल सही है, शिक्षा स्वास्थ्य के द्वारा विकसित करेंगे तब मानव पूंजी निर्माण कहेंगे। अब मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी की भांति प्रतिफल प्रदान करता है। इसमें अगर आप निवेश करेंगे, है ना, तब भौतिक पूंजी के भांति ही प्रतिफल देता है। ये स्वस्थ रहेंगे, शिक्षा रहेगा, तभी तो ये फिर अपना प्रतिफल अपना योगदान करेंगे। इसलिए क्या होगा, इसमें दोनों कथन जो होगा वो सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? देखिए अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति कैसी, अस्वस्थ जनसंख्या होगा, नहीं होगा, तो क्या होगा, शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या। क्लियर है ना, शिक्षित और स्वस्थ जनसंख्या रहेगी तभी ना वो अर्थव्यवस्था में अपना योगदान सुनिश्चित कर सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन बेरोजगारी के, अब देखो बेरोजगारी के सही तरीके, बेरोजगारी के सही तरीके का मतलब क्या, बेरोजगारी का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लीजिए जो न्यूनतम मजदूरी जो प्रचलित है, जैसे मान लीजिए कि 200 रुपया मान लीजिए है कि पर डे आपका काम करने के लिए मिल रहा है, अब वो रेट है, सबको पता है, लेकिन इस दर पर, जब प्रचलित मजदूरी के दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है। अब ये न्यूनतम मजदूरी है, अब इस पर हर आदमी चाह रहा है कि हम इस पर काम करेंगे, ठीक है, अब लेकिन उसको काम मिल ही नहीं रहा है, वो जा रहा है काम की तलाश में और शाम को वापस आ जा रहा है, तो वो क्या है, बेरोजगारी है ना, तो वही असली बेरोजगारी है। अब ऐसा नहीं कि मान लीजिए रेट है 200, है ना, अब आप आए तो बोले कि नहीं हम 400 लेंगे तब चलेंगे, अब बोलेंगे कि हम बेरोजगार हैं, नहीं, है ना, तब वहाँ पे वो बेरोजगारी नहीं हुई। क्लियर है। तो प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, तो प्राथमिक से सेतु पाठ्यक्रम, स्कूल लौटो शिविर, है ना, क ख दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अभी डहर ऐप के माध्यम से भी किराया जा रहा है ना, देख लीजिए, तो ये हम लोग यहाँ पे ये दोनों रखेंगे। मौसमी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, मौसमी मतलब क्या, मौसम में, है ना, तो जब किसी खास असली मौसम में ही रोजगार मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, मौसमी बेरोजगारी, ठीक है। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है, लोकतंत्र लोगों का शासन, ठीक है, लोगों का शासन, लोकतंत्र का मतलब डेमोक्रेसी का मतलब ही है लोगों का शासन, है ना। अब्राहम लिंकन का नाम आता है ना कि क्या कहे थे वो, डेमोक्रेसी, है ना, बाय द पीपुल फॉर द पीपुल, है ना। तो ये जो था लोकतंत्र का मतलब ही है लोगों का शासन, है ना, और जितने भी क्रांतियां इस पूरे विश्व में हुई वो लोकतंत्र को ही लेकर के हुई। इनमें से कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है, अब कौन सा विशेषता नहीं है भाई लोकतंत्र का, लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, बहुत सारे राजनीतिक दल होंगे, सब चुनाव होगा, उस लोगों के द्वारा चुनाव चुनाव किए जाएंगे, हर लोगों का समान वोट का अधिकार होगा, है ना, कानून और राज का अधिकारों का आदर होगा। तो लोकतंत्र की विशेषता कौन नहीं है, तो एक ही राजनीतिक दल का शासन, है ना, एक राजनीतिक दल का शासन हो जाएगा तो लोकतंत्र थोड़े हो जाएगा, वो भी तो तानाशाही की तरफ अग्रसर हो जाएगा, एक शासन हो जाएगा, राज शासन हो जाएगा, है ना। ठीक है। इनमें से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, देखिए लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, ठीक है भैया, लोग तो करेंगे ही, तो बढ़िया है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास ही होनी चाहिए। चलो ठीक है, प्रतिनिधियों के जो लोग चुन करके भेजे वही निर्णय ले कि क्या होना चाहिए, ठीक है भाई। लोकतंत्र शासन का एक रूप है जिसमें वंशानुगत शासक द्वारा शासन चलाया जाता है, यही सबसे गड़बड़, वंशानुगत यानी फिर क्या हो जाएगा, वो राजा का शासन हो जाएगा, है ना, राजा का शासन हो जाएगा वो, फिर लोक शासन वो रहेगा ही नहीं रहेगा, ठीक है, राजतंत्र हो जाएगा। तो इसी का ना वंशवाद का विरोध होता है भारत में, और इसी पर देखिए 2014 में चुनाव जीत गए बीजेपी। तो यही यही चीज़ है। लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति डेमोक्रेसी से हुई, बिल्कुल सही है, डेमोक्रेसी बोलते ही है लोकतंत्र को। क्लियर है। इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है, लोकतंत्र मतभेदों और टकराव को संभालने का तरीका उपलब्ध कराता है, ठीक है, ये तो ठीक है भाई। लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला फलस्वरूप है, ठीक है। अच्छे, लोकतांत्रिक
लोकतांत्रिक शासन पद्धति दूसरों से बेहतर है क्योंकि यह शासन का अधिक जवाबदेही वाला स्वरूप है। ठीक है भाई, देखते हैं। लोकतंत्र बेहतर निर्णय लेने की संभावना बढ़ाता है। ठीक है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है। लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान बढ़ाता है ना जी, लोकतंत्र सम्मान बढ़ाता है, तो ये गलत है। क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान में आ गया भाई। पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की? तो 1999 में, है ना, कारगिल युद्ध। दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ? दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ? 1994 में। किनके द्वारा? कौन थे नेता? नेल्सन मंडेला, आपने पढ़ा होगा, है ना। और इंग्लिश में नेल्सन मंडेला पढ़ लिए हैं आप, और यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ ये भी पढ़ लिए हैं। तो इंग्लिश में चैप्टर है नेल्सन मंडेला वाला, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इसमें नेल्सन मंडेला जो है उसमें बताया गया कि प्रथम श्वेत राष्ट्रपति या फिर पहला राष्ट्रपति जो चुन करके आए, है ना, ये कौन थे? नेल्सन मंडेला ही थे। रंगभेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित थी? तो हो गया भाई, रंगभेद की नीति पर ही तो वो जीत करके आए अश्वेत, तो दक्षिण अफ्रीका। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? है ना, भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो जब भारतीय संविधान बना ना, उस समय सदस्यों की संख्या उसमें कितनी थी? 200। चलिए ये आंसर आप दीजिए, है ना, देखते हैं। आप इसका आंसर करें और ये भी आंसर करें कि प्रथम बैठक कब हुई थी। क्लियर है। ये दोनों आंसर आप करें कि भारतीय संविधान की प्रथम बैठक कब हुई थी, और साथ में ये भी करें कि भारतीय संविधान सभा में, है ना, सदस्यों की संख्या कितनी थी। ठीक है। तो अब आप देख लीजिए कि उस समय सदस्यों की संख्या कितनी थी, और ठीक है। अगर नहीं आ पाता या फिर दिक्कत हो कहीं, तो आप हम कमेंट में फिर आप पूछ सकते हैं, फिर मैं उसका आंसर कर दूंगा। लेकिन आप पहले अपने से उसको देखें, है ना, क्योंकि अगर आप ये देखेंगे तो आपको यह भी पता चलेगा कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, आपको ये पता चलेगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। अस्थायी अध्यक्ष मैं बता देता हूँ, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, है ना, और अस्थायी अध्यक्ष भी बता देता हूँ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, है ना। लेकिन आप फिर वो देख लीजिए कि कौन थे। बाकी सारे क्वेश्चंस को आप देख लीजिए। ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? बताइए। इसको तो आप पढ़िए, क्वेश्चन को पढ़िए आप जल्दी, और पॉज करिए, पॉज करके उसको पढ़िए, और पढ़ करके ही आपको आंसर मिल जाएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। क्लियर है। आप जैसे ही पढ़ोगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है। ठीक है। तो मिल गया होगा, हमको लगता है कि आपने सब सही गेस किया होगा। दैट इज द ऑप्शन नंबर ख, है ना, शासन प्रमुख का नाम। ठीक है। तो ये हुआ। उसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 38 देख लीजिए, 324, 250, 299, 385। देखिए ऑप्शन पे मत जाइएगा, देख लीजिएगा, है ना। फिर क्या है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना काम पूरा किया? तो किस दिन अपना काम पूरा किया? 26 नवंबर 1949 को। किस दिन लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। तो इतना कर लिया। देखिए प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे भाई, ये बता देते हैं, आप सबको जानते होंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, है ना। तो ये था, ये क्वेश्चन था। और इससे देखिए संविधान से जो भी क्वेश्चंस रहेंगे, इससे बाहर भी हमको लगता है कि नहीं रहेगा, क्योंकि उद्देशिका वगैरह है नहीं। ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर द एग्ज़ाम। कल के एग्ज़ाम के लिए आपका ऑल द बेस्ट है। अच्छे से आप एग्ज़ाम देंगे। ठीक है। पुनः कल हम लोग मिलेंगे, देखेंगे कितने बच्चों ने कितना सही किया। ठीक है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।